तो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं सरफेस टेंशन लेक्चर 2 के साथ। आई होप आप लोगों ने लेक्चर 1 बहुत अच्छे से देख लिया होगा। कोई होमवर्क भी नहीं था बेटा, बस आपका एक ही काम था लेक्चर 1 में कि आप बहुत अच्छे से उस लेक्चर को समझ लें, है ना। तो लेक्चर 1 में कोई होमवर्क नहीं था बेटा, एक ही काम था बेटा। आपने बहुत अच्छे से शायद समझा होगा, नहीं तो बेटा मेरी रिक्वेस्ट है, कल कोई होमवर्क नहीं था, आज लेक्चर 2 देखने से पहले लेक्चर 1 को रिविजिट करें, है ना। हालांकि शुरुआत में एक छोटा सा रिकैप दे देते हैं बेटा। कल हमने क्या क्या सीखा? सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन क्या होती है बेटा? सरफेस पे एक टेंशन डेवलप हो जाती है। मतलब अगर आप टॉप व्यू ले सरफेस का और उस पर कोई भी एक इमेजिनरी लाइन मान ले, तो जो लेफ्ट साइड वाले पार्टिकल्स हैं उनको राइट साइड वाले अपनी तरफ खींचते हैं। जो फोर्स आता है ना, जो एल लेंथ पे बेटा फोर्स आता है ना, वो आता है टी इंटू एल। कितना फोर्स आता है प्यारे बच्चों? टी इंटू एल। Where T is surface tension, या मैं कह सकता हूं surface tension is force per unit length। Where मैं कह सकता हूं surface tension is force per unit length। आई होप बच्चों आपको ये बात समझ में आ गई थी। डेवलप क्यों होती है? क्योंकि बेटा ऊपर वाले सरफेस पे कुछ मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम होती है। कोहेसिव फोर्सेस के कारण, कोहेसिव फोर्सेस के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, मतलब इन जो ऊपर पार्टिकल्स होते हैं उन पे नेट में कुछ नीचे को फोर्स आता है। नीचे को फोर्स आने के कारण रैंडम मोशन के साथ साथ एक बायस्ड मोशन आ जाता है, जिसके कारण ऊपर मॉलिक्यूलर डेंसिटी कुछ कम हो जाती है। नीचे मॉलिक्यूल थोड़ा पास पास होते हैं, ऊपर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा सा दूर दूर हो जाते हैं। और मॉलिक्यूल्स के दूर होने से होता क्या है प्यारे बच्चों? याद होगा आपको, ये केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और जब सेपरेशन हो जाता है ज्यादा, तो बेटा सेपरेशन हो जाता है ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। जो फोर्स आता है फिर वो अट्रैक्टिव आता है, और जब सेपरेशन हो जाता है इससे कम तो आ जाता है रिपल्शन। तो बेटा जब एक लिमिट से करीब हो तो रिपल्शन, एक लिमिट के बाद हो तो यहां पर बेटा दूर हो चुके हैं, यहां पे आ जाता है अट्रैक्शन, है ना। मतलब पहले तो बेटा वो बॉन्ड लेंथ के डिस्टेंस पे थे, पार्टिकल्स दूर हो गए तो बेटा अट्रैक्शन आ जाएगा, यहां पे पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन वाला फोर्स आ जाएगा। और अगर अट्रैक्शन आ जाएगा तो बेटा यहां पर इस साइड कोई भी पार्टिकल होगा उसको इस साइड वाले पार्टिकल्स अपनी तरफ को खींच रहे होंगे, तो जो नेट फोर्स आएगा बेटा वो लाइन के परपेंडिकुलर आ जाएगा, इमेजिनरी लाइन के परपेंडिकुलर। लेफ्ट वालों पे फोर्स राइट में आएगा, राइट वालों पे फोर्स लेफ्ट में आएगा। आई होप मैं आपको समझा पाया हूं। तो प्यारे बच्चों समझा क्या दिया है? जो फोर्स आ जाता है, मतलब जो ऊपर ऊपर ना बेटा एक मेम्ब्रेन की तरह बन के आ जाता है। कैसा बन के आ जाता है? मेम्ब्रेन की तरह बन के आ जाता है, जैसे बिल्कुल खिंची खिंची सी मेम्ब्रेन। जैसे आपने वो मतलब जंप किया होगा, एक रबर का बेटा होता है, एक मेम्ब्रेन है ना, उस पे बच्चे जंप करते हैं, शायद उसको बंजी जंपिंग कहते हैं प्रोबेबली, मेरे को अच्छे से अगर नाम याद नहीं है, ट्रैम्पोलिन कहते हैं, है ना, जिसपे लोग जंप करते हैं ना, जंप करते हैं उस पे, है ना। तो अगर आप बहुत ध्यान से, अगर आपने कभी डिस्कवरी चैनल पे भी बेटा एक बार आई थी एक वीडियो जिसमें दिखा रखा था कि मतलब बिल्कुल दिखा रखा था एक दूध की ड्रॉप ना, मतलब ऐसा होता है कि पानी में जाके जंप करती है वापस बाहर को, है ना। मैं कोशिश करता हूँ साथ में भी वो वीडियो आपको दिखाने की, ताकि आपको क्लियर हो कि हाँ वो एक स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह ही एक्ट कर रहा है। तो आइए ऐसा करते हैं, एक छोटी सी वीडियो देख लेते हैं जिससे बहुत अच्छे से चीज क्लियर हो जाए कि हाँ ऐसा होना ही चाहिए। आई होप आपको समझ में आ जाएगा उसको देख के, है ना। और फिर बढ़ते आगे, बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी आनंद आएगा। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। बेसिकली बच्चों मैं आपको बताना चाहता था, वाटर एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, एक रबर की मेम्ब्रेन की तरह। आप ध्यान से देखिए, इंसेक्ट है भले नीडल है, बहुत अगर आप ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा जूम इन करके, तो आपको ऐसा लगेगा जैसे वो किसी चादर के ऊपर चल रहा है, चादर दब भी रही है उसके पैरों से या नीडल से। आप लोगों ने वीडियो एंजॉय करी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। तो बेटा हमने ये देख लिया बेटा, जो ऊपर का सरफेस होता है वो कैसे एक्ट करता है? एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह। किसकी तरह? एक इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह, है ना। और जो फोर्स पर यूनिट लेंथ है वो सरफेस टेंशन है, मतलब वन लेंथ पे जो फोर्स आता है वो टी आता है, और बेटा जो एल लेंथ पे फोर्स आएगा वो क्या आएगा? टीएल। एल लेंथ पे फोर्स क्या आएगा? टीएल। कल वाला रिवाइज करा रहा हूं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनते चले जाएंगे। तो एल लेंथ पे जो फोर्स आएगा वो टीएल आएगा। अगर अब ये प्यारे बच्चों एक ड्रॉप है, इसके अंदर कुछ एक्सेस प्रेशर आना चाहिए, क्योंकि सरफेस पास आना चाह रहा है तो अंदर के मॉलिक्यूल्स दब जाएंगे। तो बेटा अंदर एक्सेस प्रेशर कितना आएगा? आधी ड्रॉप कंसीडर करिए, अब ये इक्विलिब्रियम में है, तो इधर फोर्स कितना होगा? टी इंटू 2πr, ठीक है, अगर इसका रेडियस आर है तो। और अंदर जो एक्सेस प्रेशर डेवलप हो गया होगा बेटा, वो अगर डेल्टा पी हुआ होगा तो डेल्टा पी इंटू πr स्क्वायर। तो टी इंटू 2πr, ये इधर को फोर्स है लेफ्ट साइड में, और डेल्टा पी इंटू πr स्क्वायर उधर को है। पाई गया आर गया, डेल्टा पी 2t/r, डेल्टा पी 2t/r आया मेरे यार, डेल्टा पी 2t/r।
और क्या बताया था प्यारे बच्चों बेटा, ये था एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप। ठीक है, बबल में भी बताया था मैंने आपको, है ना, अगर आपको याद हो कि अगर बबल है तो बेटा बबल में कितनी सरफेसेस हो जाती है, 2। बबल में कितनी सरफेसेस हो जाती हैं, 2। तो बेटा अगर आप उसको कट करेंगे, उसको अगर आधा करेंगे, तो बेटा आपको दिखने में तो एक सरफेस दिखाई देगी, पर उसमें एक्चुअली कितनी सरफेस होती है प्यारे बच्चों, 2 होती है। तो बेटा t इंटू 2πr इंटू 2, क्योंकि दोनों का रेडियस लगभग बराबर है। ये तो कहना मत कि भैया इसकी थिकनेस कुछ t है तो r माइनस टी ले लो, क्योंकि बेटा थिकनेस तो नेग्लिजिबल होती है। तो t इंटू 2πr इंटू 2, 2 सरफेस, तो बेटा सरफेस टेंशन का जो फोर्स होगा वन लेंथ पे वो t, तो 2πr पे 2πr इंटू टी, लेकिन सरफेस 2 है तो दो तरफ से फोर्स आ रहा होगा इधर को, और डेल्टा p इंटू πr स्क्वायर उधर को। और यहां से बेटा जो आ जाएगा, जब इसको कंपेयर करेंगे t इंटू 2πr इंटू 2 को डेल्टा p इंटू πr स्क्वायर, तो यहां जो डेल्टा p आएगा वो 4t/r आ जाएगा। डेल्टा p जो एक्सेस प्रेशर आएगा प्यारे बच्चों वो कितना आ जाएगा, 4t/r। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, है ना। तो ड्रॉप के अंदर होता है 2t/r, ड्रॉप के अंदर होता है 2t/r, और बबल के अंदर 4t/r, बबल के अंदर 4t/r। याद है, बिल्कुल याद है भैया। और क्या बताया था प्यारे बच्चों मैंने, सिलिंड्रिकल ड्रॉप के अंदर बताया था, और सिलिंड्रिकल बबल के अंदर भी कल बताया था। आइए फटाफट से उसको भी रिवाइज करते हैं। आज टॉपिक को, ये पर्टिकुलर टॉपिक को किल आउट करना है बिल्कुल अच्छे से, लेकिन जो जो चीजें कल पढ़ी थी उसको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं। केवल और केवल वो बातों को भी अच्छे से एम्फेसाइज कर रहा हूं जो मैंने आपको कल सिखाई थी, और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिखाया तो बेटा और कुछ भी था, हालांकि मैं उसको एक बार और रिवाइज कराऊंगा, है ना, लेकिन वो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको जस्ट मतलब उससे निकल जाएंगे टॉपिक से आगे, है ना। अगर आपको पूरा टॉपिक बहुत कायदे से तैयार करना हो तो बेटा आप पिछला लेक्चर फिर कंप्लीटली देख लीजिए, है ना। नहीं तो मैं मतलब मोस्टली सारी चीजें बताता हूँ। आइए देखिए, अब बेटा अगर पानी के अंदर अगर एक बबल है तो इसमें कितनी सरफेसेस बनेंगी। यहां पर भी बेटा मतलब यहां पर भी सरफेस तो एक ही है ना, मतलब एयर 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 वाटर 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 वाटर, लेकिन जबकि बबल अगर होगा तो बेटा कुछ तो थिकनेस है, तो बेटा एयर 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 वाटर 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 एयर एयर एयर, तो 2 सरफेस बन रही है बेटा। आप समझ के भी देखिए, यहां पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन पे फोर्स ऐसे आ रहे होंगे, तो अंदर की तरफ को नेट फोर्स आएगा, बल्क की तरफ को फोर्स आएगा, तो बेटा मॉलिक्यूलर डेंसिटी कुछ यहां पे भी कम हो जाएगी, और जो बाहर होंगे उन पे भी ऐसे फोर्स आ रहा होगा, तो यहां पे भी मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम हो जाएगी। तो सरफेस टेंशन कितने सरफेसेस पे जनरेट हो रही है, 2 पे, जबकि यहां पर कितने पे हो रही है, 1 पे। तो इसमें एक्सेस प्रेशर कितना होगा, अगर ये एच डेप्थ पे बबल है, मान लो ऊपर आ रहा है, एच डेप्थ पे आ चुका है, तो यहां प्रेशर होगा Pa प्लस रो जी एच, और अंदर क्या होगा, Pa प्लस रो जी एच प्लस डेल्टा पी। मेरे को इस डेल्टा पी से मतलब है, इसके आधे को कंसिडर कर लेंगे। अब ना उधर जा रहे ना इधर जा रहे, चुपचाप से ऊपर जा रहे, तो बेटा इधर को फोर्स क्या आएगा, डेल्टा पी इंटू πr स्क्वायर। अंदर अगर एक्सेस प्रेशर डेल्टा पी, Pa प्लस रो जी एच, बाहर भी अंदर Pa प्लस रो जी एच प्लस डेल्टा पी, क्योंकि सरफेस टेंशन के कारण जब ये खींच रहा होगा एक दूसरे को, तो यहां पर एयर कुछ दब जाएगी, कुछ प्रेशर एक्स्ट्रा जनरेट हो जाएगा सरफेस टेंशन के कारण अंदर की एयर दब जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा, डेल्टा पी इंटू πr स्क्वायर। इधर को फोर्स आया और इधर को कितना आएगा बेटा, t इंटू 2πr। बस इनको बराबर करेंगे तो क्या बन जाएगा, डेल्टा पी क्या आ जाएगा, 2t/r। ओके, तो यहां प्रेशर Pa प्लस रो जी एच, इसके अंदर प्रेशर कितना आएगा, डेल्टा पी आ गया 2t/r, तो क्या बन जाएगा, Pa प्लस रो जी एच प्लस 2t/r। ये अंदर का आ गया प्रेशर। आया बच्चा लोग, बिल्कुल आया भैया। बेटा ये चीजें थी जो कल मैंने आपको रिवाइज कराई थी, ओ सॉरी जो कल मैंने पढ़ाई थी, जस्ट एक बार बेटा रिकैप दे दिया है ताकि आप चीजें अच्छे से समझ जाएं। इस पे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, आपको अच्छे से क्वेश्चंस क्लियर तभी हो पाएंगे जब थ्योरी आती है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़े। बबल का बेटा मैंने आपको एक तरीके से और बताया था, अगर आपको याद हो, जरा पहले जगह बना लेते हैं फिर आगे बढ़ाते हैं कहानी। आइए देखिए प्यारे बच्चों, तो बेटा बबल में जो एक्सेस प्रेशर निकालने का एक और तरीका 4t/r वाला क्या था बेटा, अगर ये ड्रॉप है और उसके अंदर मान लो एक बबल है, मतलब यहां पे पानी है, यहां पे प्रेशर है Pa, तो यहां होगा Pa प्लस 2t/r, और इसका रेडियस है स्मॉल r, इसके अंदर प्रेशर क्या होगा, Pa प्लस 2t/r, ये तो यहां पे प्रेशर हो गया, और इसके अंदर क्या होगा, प्लस 2t/ स्मॉल r एक और, ये आ गया इसके अंदर प्रेशर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बेटा अगर स्मॉल r कैपिटल R के बराबर हो जाए, मतलब अगर स्मॉल r
कैपिटल आर के बराबर हो जाए, ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, मतलब स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर, तो बन गया बबल, दोनों बराबर हो गए, बन गया बबल। तो बेटा अंदर प्रेशर क्या आ जाएगा 2T/R प्लस 2T/R, क्या हो जाएगा 4T/R। तो बेटा क्या आ जाएगा, इसके अंदर प्रेशर क्या आ जाएगा PA। अब दोनों अगर बराबर हो गए तो बेटा बन गया बबल। तो बबल के अंदर प्रेशर कितना, PA प्लस 2T/R प्लस 2T/R, दैट इज PA प्लस 4T/R। तो एक्सेस प्रेशर क्या आ गया 4T/R। जितना रेडियस कम उतना प्रेशर ज्यादा, जितना रेडियस कम उतना प्रेशर ज्यादा आया। और बेटा क्या बताया था, और बताया था आपको मैंने, सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन के अगेंस्ट कितना वर्क करना पड़ता है अगर एरिया बढ़ाना हो तो। आइए देखते हैं, जस्ट एक सेकेंड। बेटा कितना हमको वर्क करना पड़ेगा अगर मेरे को एरिया बढ़ाना है तो। बेटा ध्यान समझिए, ये एक यू शेप्ड फ्रेम है, यहाँ पे इस तरीके से एक सोप फिल्म बनी हुई है। अब इसके सरफेस कितने होंगे, दो, एक इधर से एक इधर से। तो जो फोर्स आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा बेटा इधर को 2TL, अगर इसकी लेंथ L है। कल भी कराया था ना 2TL फोर्स आ रहा होगा, TL एक साइड से और TL दूसरी साइड से, 2TL। और अगर मैंने इसको खींचा X, मिनिमम वर्क कितना करना पड़ेगा मेरे को, जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो 2TL ही लगाना पड़ेगा, और डिस्प्लेसमेंट हुई X, तो ये जो है मिनिमम वर्क बाय एक्सटर्नल एजेंट। और मिनिमम वर्क क्या करता है, खाली पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाता है, क्योंकि काइनेटिक तो बढ़ने नहीं वाली है ना। तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी बेटा। और कितनी बेटा LX, LX क्या चीज है, LX है एक साइड का एरिया और LX होगा दूसरी साइड का, तो 2LX हो गया इंक्रीज इन एरिया, T डेल्टा है। ये हो गया बेटा वर्क डन, है ना, एरिया बढ़ाने में जो करना पड़ेगा। डेल्टा ए एरिया बढ़ाने में प्यारे बच्चों ये वर्क करना पड़ेगा, डेल्टा ए एरिया बढ़ाने में प्यारे बच्चों ये वर्क करना पड़ेगा, T डेल्टा ए। तो 1 एरिया बढ़ाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या हो जाएगा T, सरफेस टेंशन। और बेटा डेल्टा ए एरिया बढ़ाने से हुआ क्या, हुआ क्या बेटा, देखो मैंने आपको बताया था, जो मॉलिक्यूल्स सरफेस पे हैं उन पे नेट फोर्स नीचे को, तो ऊपर ले जाने के लिए उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी है, क्योंकि नेट फोर्स बेटा उन पे नीचे को लग रहा है। उनका कोई पजामा पकड़ के नीचे खींच रहा है, तो उनको कोई नीचे खींचना चाह रहा है, उनकी टांगे खींची जा रही, फिर भी वो ऊपर टंगे हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी, ऊपर जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मशक्कत चाहिए होगी। जस्ट अगर आपको बेटा कॉन्सेप्ट बताऊं, बेटा अगर मॉलिक्यूल्स को इवेपोरेट होना होता है ना सरफेस से, तो आधी एनर्जी तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट ही खर्च होती है। जो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हम सप्लाई करते हैं, आधी एनर्जी तो सरफेस टेंशन के अगेंस्ट खर्च होती है बेटा बाहर निकलने में। तो बच्चों मैं बस आपको इतना कहना चाह रहा हूं, ये एक नीचे को फोर्स आ रहा है, अगर बेटा ऊपर निकलना है, अगर ऊपर निकलना है तो इस फोर्स के अगेंस्ट जाना पड़ेगा। इसका मतलब अगर नीचे को फोर्स और ये है ऊपर, तो बेटा ऊपर ले जाने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल पे वर्क करना पड़ेगा, मतलब उसकी पोटेंशियल एनर्जी ऊपर ज्यादा होगी। बेटा अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है तो ऊपर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो यहां पर एनर्जी ज्यादा है। डेल्टा ए एरिया बढ़ाने के लिए वर्क किया T डेल्टा ए, और डेल्टा ए एरिया पे मॉलिक्यूल सरफेस पे आ गए। तो मैं ये भी तो कह सकता हूं, बढ़ाने मेरे को इतना वर्क करके मिला क्या, डेल्टा ए एरिया पे मॉलिक्यूल्स मिले, तो ये डेल्टा ए एरिया की एनर्जी है। तो एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। एक बात आपको ये बता दी, और दूसरा आपको ये बता दी कि T डेल्टा ए वर्क करना पड़ता है। दूसरा प्यारे बच्चों मैंने आपको क्या बता दी, जो वर्क करना पड़ता है वो क्या करना पड़ता है, T डेल्टा ए। जो वर्क करना पड़ता है प्यारे बच्चों वो कितना करना पड़ता है, T डेल्टा ए। आई होप मैं आपको समझा पाया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए कहानी आगे बढ़ाई जाए। अगला टॉपिक जो था बेटा, जो मैंने आपको पढ़ाया था, वो कुछ इलस्ट्रेशंस के बाद रिवाइज करेंगे, है ना। तो अच्छा सॉरी, एक सिलेंड्रिकल ड्रॉप और सिलेंड्रिकल बबल वाला टॉपिक रह गया। चलिए उसको भी पहले फिनिश ऑफ कर देता हूं, फिर अगला टॉपिक की बात करता हूं और फिर ही इलस्ट्रेशंस की बातें करूंगा। आइए देखते हैं सिलेंड्रिकल ड्रॉप या बबल के अंदर प्रेशर कितना होता है। तो ये है सिलेंड्रिकल ड्रॉप, ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ की है। हालांकि मेरे को आंसर याद है T/R होता है, और ड्रॉप के अंदर होता है, बबल के अंदर होता है 2T/R। कैसे, आधा कर दीजिए, लीजिए कर दिया आधा, ये आधा पोर्शन है जो आपको दिख रहा है। तो TL इस तरफ से फोर्स आएगा और TL इस तरफ से आएगा, तो 2TL इधर को फोर्स हो गया। सही है गलत है, टॉप व्यू देखेंगे तो ये दिखाई देगा।
एक तरफ से टीएल, दूसरी तरफ से टीएल, टीएल टीएल टू टीएल अगर ड्रॉप है तो, और बेटा अंदर प्रेशर बढ़ गया तो इधर से जो फोर्स आएगा डेल्टा पी इंटू ये 2r और ये L। मतलब आप समझ पा रहे हैं, ये 2r और ये L, तो ये वाला जो एरिया हो जाएगा जिधर से इधर को फोर्स आएगा तो वो क्या हो जाएगा 2r इंटू एल, तो डेल्टा पी इंटू 2r इंटू एल। इनको बराबर करिए इक्विलिब्रियम में, तो 2TL इज इक्वल्स टू डेल्टा पी इंटू 2r इंटू एल। 2TL 2L को काटिए तो डेल्टा पी क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों T बाय आर, डेल्टा पी क्या आ जाएगा T बाय आर। और अगर यही होता बबल और यही होता बबल तो बेटा क्या होता 2TL इधर से 2TL इस पे, तो इधर को जो फोर्स हो जाता वो 4TL हो जाता, और डेल्टा पी क्या जाता बेटा उस कंडीशन में, यहाँ पे जब 4TL हो जाता तो एक 2 2 4 होता, तो डेल्टा पी आ जाता 2T बाय आर। तो सिलेंड्रिकल बबल के अंदर होता है एक्सेस प्रेशर 2T बाय आर और ड्रॉप के अंदर होता है T बाय आर, और जबकि स्फेरिकल बबल में क्या होता है 4T बाय आर और ड्रॉप के अंदर क्या होता है 2T बाय आर। तो बबल में हमेशा डबल, क्यों बबल में डबल है ना, राइमिंग भी है। बबल में डबल क्यों होता है बेटा, क्योंकि सरफेस टेंशन दो सरफेसेस पे एक्ट करती है, 2T के कारण बेटा वो कंप्रेस करता है तो प्रेशर डबल से ही तो बढ़ेगा, क्योंकि जो टेंशन है वो डबल हो गई, आप ये कह सकते हैं, है ना। अच्छा, सरफेस टेंशन जो होता है बेटा मेम्ब्रेन की तरह तो है, लेकिन रबर मेम्ब्रेन की तरह थोड़ा सा नहीं बोलते हैं। रीजन ये होता है क्योंकि अगर आप एरिया इतना लो या इतना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सरफेस टेंशन वही रहती है। क्यों वही रहती है प्यारे बच्चों, मेरी बात सुनिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये फिल्म दी, मैंने यहां तक भी कर दी, अब इसको अगर इसको क्लोजली देखें बेटा, इसके सरफेस को मतलब साइड व्यू लें तो ये कंडीशन है। मान लीजिए ये सरफेस है, अंदर कुछ ये कुछ थिकनेस है इसकी, मतलब जो सोप फिल्म होगी उसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, थिकनेस दिखा दी, तो मॉलिक्यूल्स पे अंदर को फोर्स आएगा नेट में, जिसके कारण मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम हो जाएगी। यहां पर भी सिमिलरली ऊपर को फोर्स आएगा नेट में और मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम हो जाएगी, तो सरफेस टेंशन जनरेट होगी कोहेसिव फोर्स के कारण। तो एरिया इतना हो या इतना हो, कोहेसिव फोर्स में चेंज नहीं आएगा, खींचे, जिसके कारण सरफेस टेंशन जनरेट होती है प्यारे बच्चों, वो होता है कोहेसिव फोर्स अंदर को, जिसके कारण मॉलिक्यूलर डेंसिटी कम होती है, अट्रैक्शन फोर्स डेवलप होता है। एरिया इतना हो या इतना हो या इतना हो, कोहेसिव फोर्स वही होंगे, तो इसलिए मॉलिक्यूलर डेंसिटी उतने से ही डिक्रीज होगी, इसलिए सरफेस टेंशन तो वही जनरेट होगी, इसलिए सरफेस टेंशन तो वही जनरेट होगी। आई होप प्यारे बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं और कोई दिक्कत की बात नहीं है, काफी आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो बेटा सरफेस टेंशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, है ना। अच्छा, कोई कहे कि जस्ट अगर मैं आपको बोलूं कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन कुछ बढ़ जाएगा, आप ऐसा सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। सेपरेशन बढ़ जाएगा तो कोहेसिव फोर्सेस बेटा जो भी होते हैं, है ना, भले वो जैसे मान लीजिए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं तो बेटा डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, वैन डर वाल फोर्सेस, जिसके बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं बेटा। जितने भी वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं, कोई आर की पावर 6 पे डिपेंडेंट होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 6, कोई आर की पावर 7 पे, कोई आर की पावर 5 पे। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं, मैं बस प्यारे बच्चों आपको ये कहना चाह रहा हूँ आर की पावर भी कौन सी होती है इसको भी हम डेराइव करा के दिखा देंगे। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, है ना, अगर मेरा वीडियो पड़ा हुआ है आप चाहें तो देख सकते हैं, एक्सरसाइज 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सॉल्यूशन है, जिसमें मैंने आपको बहुत कायदे से डेराइव करा रखा है कि कैसे आती हैं वो आर की पावर्स। लेकिन प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि डिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो फोर्स कम हो जाता है ना, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन कम होता है। एक बात जो मतलब कॉन्सेप्चुअल बात आपको मालूम होनी चाहिए। और जो क्रिटिकल टेम्परेचर होते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है प्यारे बच्चों बताएंगे। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसके बाद गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, जिसके बाद गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता है। या मैं ऐसा कह सकता हूं बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बाद आप गैस को लिक्विफाई नहीं कर सकते, जितना मर्जी कंप्रेस कर ले, ठीक है। ये आप गैस लॉज में पढ़ते हैं। वैसे बता क्यों रहा हूं, वैसे बेटा ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं ना, ये मेंस टाइप एग्जाम में भी कम, लेकिन नीट टाइप एग्जाम्स में आ जाते हैं, है ना। मेंस में भी कभी आ सकता है, क्योंकि नीट और मेंस वाई। तो प्यारे बच्चों मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जो क्रिटिकल अगर टेम्परेचर है, मान लो कोई लिक्विड है क्रिटिकल टेम्परेचर पे और ओपन टू एटमॉस्फेयर है, इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ, अगर हल्का सा भी टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लिक्विड नहीं रह पाएगा। ये पर्टिकुलर जो भी मटेरियल है इसका अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पे अगर मान लो लिक्विड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट है बेटा, इससे बाद अगर टेम्परेचर बढ़ा तो लिक्विड नहीं रहेगा। आप रिलेट कर पा रहे हैं।
और अगर क्रिटिकल टेम्परेचर पे है या कह लो बॉइलिंग पॉइंट पे है, तो बेटा अगर क्लास 11th के बच्चे थोड़ा सा मेरी बात आपको हजम शायद थोड़ा सा कम हो, है ना बेटा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे अगर है तो इसके बाद टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लिक्विड नहीं रहेगा, गैस बन जाएगा। इसका मतलब टीसी ही इसका बॉइलिंग पॉइंट है। मतलब अगर ये बॉइलिंग पॉइंट पे है ना, तो उस बॉइलिंग पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाता है। बेटा हर वेपर का कुछ प्रेशर है, वेपर्स तो हमेशा निकलते हैं, उसका कुछ प्रेशर है। आप 0 वेट की प्लेट मान लीजिए, यहाँ पे अंदर से वेपर प्रेशर आ रहा है ऊपर को, ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ रहा है, तो ये कब वेपर्स बाहर निकल पाएंगे और मतलब इवेपोरेट हो पाएगा, कब ये बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो बेटा तब हो जाएगी जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर हो जाए। बस ये कहना चाह रहा हूं प्यारे बच्चों, इस टाइम जो प्रेशर है, इस टाइम जो प्रेशर है ये पक्का है कि वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बराबर है। इसका मतलब ये प्रेशर वो प्रेशर जिसने इसको लिक्विफाई कर रखा है, तो ऊपर जो प्रेशर है वो भी क्रिटिकल प्रेशर है। और बेटा क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो डेंसिटी होती है, जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेसिंग होती है वेपर्स में या लिक्विड में, वो सेम होती है। तो बेटा अगर ऊपर भी उतने ही मॉलिक्यूल्स हैं जितने नीचे मॉलिक्यूल्स हैं, तो बेटा जितना नीचे से फोर्स है उतना ही ऊपर से भी फोर्स है। तो सरफेस टेंशन की कहानी खत्म। सरफेस टेंशन तो इसलिए डेवलप हुई थी क्योंकि नीचे मॉलिक्यूल्स थे और ऊपर जो बेटा मॉलिक्यूल्स थे एटमॉस्फेयर के वो नेग्लिजिबल थे, उनके कारण जो फोर्स था वो नेग्लिजिबल था। नेट में फोर्स नीचे को आया था, नेट में फोर्स नीचे को आया था, इसलिए उसने मॉलिक्यूलर डेंसिटी को ऊपर थोड़ा घटा दिया था, सेपरेशन बढ़ गया था। पर बेटा क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पे जो डेंसिटी होती है वेपर की वही होती है लिक्विड की, तो जो ऊपर को फोर्स है उतना ही नीचे को फोर्स है, तो यहां पर सरफेस टेंशन की कोई बात रहती नहीं है। तो सरफेस टेंशन बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर, सरफेस टेंशन बिकम जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर और एट बॉइलिंग पॉइंट सरफेस टेंशन इज जीरो। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ये जस्ट आपको कॉन्सेप्ट बता दी ताकि आप याद रखें। तो लिख लीजिए सरफेस टेंशन इज जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर, सरफेस टेंशन इज जीरो एट बॉइलिंग पॉइंट। चलिए भैया, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो सरफेस टेंशन होती है प्यारे बच्चों वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते कम तो होनी चाहिए। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बाद वो लिक्विड नहीं रहेगा। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। एक बार क्या हो, मेरे को 2 बबल मिले, एक का रेडियस था R1, दूसरे का रेडियस था R2। पर बेटा जब वो चिपके एक दूसरे से तो जो सरफेस था ना बेटा उसका रेडियस कुछ अलग हो गया, कुछ R हो गया इसका रेडियस। तो पहली बात तो मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं कि वो इधर को रहेगा सरफेस या इधर को रहेगा सरफेस, कैसा होगा? तो सोचे बेटा ऐसा ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो प्रेशर होगा एक्सेस प्रेशर वो 40/R होगा, तो प्रेशर कितना हो जाएगा PA + 40/R1, और इसके अंदर क्या होगा PA + 40/R2। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया। छोटा कौन? R1। ज्यादा प्रेशर कहां पे? यहां पे, तो ज्यादा प्रेशर इधर से तो उधर कोई भैया बढ़िया बल्ज करेगा, उधर से होता तो इधर को बल्ज करता। अरे आया कि नहीं आया भैया? पेट है ना बाहर को निकला होता है, अगर कोई इधर से जबरदस्ती फोर्स लगा दे, है ना, मान लो कि हमारा पेट है इधर को निकला हुआ, ऐसे बाहर को कोई इधर से फोर्स लगा दे तो ऐसे दब जाएगा। तो जिधर से ज्यादा फोर्स है, कोई मेम्ब्रेन है ना, सोचो ना, जिधर से ज्यादा फोर्स है उधर कोई तो बेटा मतलब कॉनकेव साइड में प्रेशर ज्यादा होगा ना, आप सोच के देखिए। मतलब एक सरफेस स्ट्रेट है ना, तो जिधर प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, जिधर से प्रेशर ज्यादा आएगा उसके अपोजिट साइड बल्ज कर जाएगा, है ना। तो बेटा अगर मतलब इधर प्रेशर ज्यादा तो बल्ज तो उधर को ही करेगा। तो इधर प्रेशर कितना है PA + 40/R1, इधर कितना है PA + 40/R2। अब बेटा अगर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस बबल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है अगर वो R है ना, क्योंकि R1 तो रहेगा नहीं क्योंकि R2 वाले के अंदर भी प्रेशर थोड़ा ज्यादा उधर को धकेलेगा कुछ। तो बेटा मैं कह रहा हूं कि इस सरफेस पे अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर R है तो बेटा इस सरफेस पे जो प्रेशर डिफरेंस होगा इन दोनों साइड पे, 3D व्यू आप फील करिएगा बेटा, हर तरफ रेडियस ऑफ कर्वेचर R ही होगा, ऐसे भी और ऐसे भी, सिमेट्रिक है। तो बेटा जो एक्सेस प्रेशर होगा इस साइड इसके कंपैरिजन में वो 40/R होगा। बबल होता है तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है प्यारे बच्चों? 40/R। मैंने आपको बेटा
जो एक टॉपिक पढ़ाया था, हालांकि थोड़ा सा उससे रिलेटेड ही है, आप थोड़ा सा ध्यान से सोचिए बेटा। मैंने आपको बताया था R1 एक रेडियस है और परपेंडिकुलर रेडियस R2, तो एक्सेस प्रेशर क्या आता है बेटा बबल के अंदर 2T 1/R1 + 1/R2 और ड्रॉप के अंदर T 1/R1 + 1/R2। तो प्यारे बच्चों यहाँ जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो 2T 1/R + 1/R, मतलब खाली ये जो है ना बेटा, अगर आप विजुलाइज करें, ये R खाली एक रेडियस नहीं बेटा, ये मतलब पूरे सरफेस कॉमन आएगी, एक लाइन कॉमन नहीं है दो स्फीयर्स के बीच में, एक सरफेस कॉमन आएगा, जो दो बबल चिपकेंगे, आप फील कर पा रहे हैं, एक सरफेस कॉमन बनेगा जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R बन गया। तो इधर एक्सेस प्रेशर जो होगा वो 4T/R होगा, तो दिस प्रेशर माइनस दिस प्रेशर दैट इज 4T/R1 माइनस 4T/R2। वैसे मेरे को करना चाहिए था Pa + 4T/R1 माइनस Pa + 4T/R2, इसको 4T/R के बराबर करिए और यहां से 1/R के आ गया 1/R1 माइनस 1/R2 आया, बिल्कुल आया भैया। तो R क्या आ गया बेटा 1/R आ गया 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R क्या आ गया प्यारे बच्चों 1/R1 माइनस 1/R2। तो इसके अंदर प्रेशर है Pa + 4T/R1, इसके अंदर प्रेशर है Pa + 4T/R2, तो जो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4T/R1 माइनस 4T/R2, उसको आप 4T/R के बराबर कर दीजिए। आया भैया, बिल्कुल आया भैया, कोई मशक्कत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाएं, ध्यान से समझें। अगर बबल होता है, पूरा बबल होने की जरूरत नहीं है, छोटा सा पार्ट भी होगा, डेरिवेशन मेरा ध्यान से देखिए। चलिए आइए एक बार रिवाइज करा देता हूं अगर भूल गए हैं तो। आइए इसका डेरिवेशन जो बेटा किया था, जो हमने प्रूफ किया था 2T 1/R1 + 1/R2, उसको एक बार फिर से प्रूफ कर देता हूं ताकि अगर कोई हल्की फुल्की शक भी रह गया हो तो वो भी खत्म हो जाए। एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूं क्योंकि मेरे को मालूम है बेटा ये पर्टिकुलर टॉपिक एक बार में क्लियर नहीं हो पाता है ज्यादातर बच्चों को। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं उसी सेम टॉपिक को। तो क्या देखना चाह रहे थे बेटा हम लोग? हाँ बेटा था क्या बेटा, मैं आपको पहले कंडीशन याद दिला दूं। स्फेयर नहीं है, स्फेयर को जैसे ऊपर से दबा दिया, जैसे अर्थ भी, ये वाला रेडियस जो होता है बेटा इक्वेटर वाला वो थोड़ा बड़ा होता है, और आप समझ पा रहे हैं ना, मतलब ऐसे अर्थ मतलब बराबर नहीं है हर तरफ को, है ना, ऐसे जैसे दबी हुई है ना। तो बेटा मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आटे का ना एक स्फेयर बनाइए और उस पर से दबा दीजिए तो ये वाला रेडियस थोड़ा बढ़ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात? कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये वाला रेडियस ज्यादा होगा और यहां जो रेडियस बनेगा वो थोड़ा छोटा बनेगा। तो अगर एक रेडियस है R1 और एक रेडियस है, बड़ा वाला रेडियस है मान लीजिए R2, तो अंदर जो एक्सेस प्रेशर आता है अगर ड्रॉप हो तो एक्सेस प्रेशर जो आता है, सॉरी, अगर ड्रॉप हो तो एक्सेस प्रेशर जो आता है वो आता है 2T 1/R1 + 1/R2, और अगर बबल हो, सॉरी ड्रॉप हो तो T 1/R1 + 1/R2, और अगर बबल हो तो बबल में होता है डबल, बबल में क्या होता है डबल, डेल्टा P होता है फिर 2T 1/R1 + 1/R2। और इसको एक बार फटाफट से डिराइव करा देता हूं ताकि वो सारे शक वक खत्म हो जाए। तो उससे पहले बेटा जो मैंने कल कराया था, पहले वही बात को रिवाइज कराता हूं। जैसे मान लीजिए अगर एक m मास की रोप है जिसको मैंने घुमा दिया ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, इसमें टेंशन निकलवाई थी आपको मैंने, याद करिए इसमें टेंशन निकलवाई थी मैंने आपको, सर्कुलर मोशन चैप्टर में बोला भी था बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये घूम रही है तो टेंशन कितनी डेवलप होगी, मान लो T, तो छोटा सा अगर मैं पोर्शन ले लूं d थीटा, दिखा बढ़ा दे रहा हूं ताकि समझ में आ जाए, तो d(θ/2 और d(θ/2) t t, यहां टेंशन है रोप में, ये रोप घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, ठीक है। तो d(θ/2) 90 माइनस d(θ/2) 90 d(θ/2), सिमिलरली d(θ/2), तो t cos d(θ/2) t cos d(θ/2) उड़ जाएंगे और अंदर को फोर्स करेगा t sin d(θ/2) t sin d(θ/2) जुड़ जाएंगे, t sin d(θ/2) t sin d(θ/2) जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा टोटल फोर्स अंदर को 2t sin d(θ/2), तो ये क्या आ गया प्यारे बच्चों t d थीटा, ये अंदर को फोर्स आ गया।
ये क्या आ गया अंदर को फोर्स। अब बेटा किसके बराबर हो जाएगा, ये जो छोटे से डी थीटा पार्ट का पहले तो मास क्या हो बेटा, जो भी सेंटर की तरफ को फोर्स होता है वो होता है किसके बराबर है, एम ओमेगा स्क्वायर आर। 2 पाई एंगल का मास है m, 2 पाई एंगल का मास है m, तो 1 एंगल का 2 m बाई 2 पाई, डी थीटा का m बाई 2 पाई इंटू डी थीटा, ये तो हो गया मास, dm ओमेगा स्क्वायर r, खत्म, डी थीटा को काट दो, m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 पाई। तो टेंशन कितना आ गया प्यारे बच्चों, टेंशन निकल के आ गई m ओमेगा स्क्वायर r बाई 2 पाई। सुनेंगे बात ध्यान से, समझेंगे बात ध्यान से, है ना। ये रिवाइज क्यों कराया बेटा, मैकेनिक्स का एक टॉपिक, ताकि बेटा मेरे को वही चीज यूज करनी है। अगर समझेंगे बेटा तभी तो बेटा मैं समझा पाऊंगा। तो बेटा अगर दो फोर्सेस लग रहे हो टी टी, तो नेट में सेंटर की तरफ को जो फोर्स हो जाता है वो टी डी थीटा हो जाता है। बस बेटा मेरे को ये यूज करना था, बाकी तो सब ये फालतू में बताया मैंने आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन। पर ये क्वेश्चन भी फिर से बता देता हूँ बेटा, अगर समझाया ही ना हूं तो बेटा पक्के समझाते हैं। पर्टिकुलर क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए फिर से देखते हैं, ध्यान से समझते हैं। छोटा सा एलिमेंट लिया है, डी थीटा वाला एलिमेंट, टी टी, ये डी थीटा की एजेस पे है, आधा हो गया डी थीटा बाई 2, आधा हो गया डी थीटा बाई 2। तो बेटा ये क्या हो जाएगा, ये डी थीटा टोटल एंगल था, तो ये 90, तो ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2। टेंशन जो लगती है बेटा वो टेंजेंट के अलॉन्ग लगती है ना। जो येला पार्ट को येला पार्ट खींच रहा होगा, टेंशन टेंजेंट के अलॉन्ग, ये डी थीटा बाई 2। तो सेंटर की तरफ को फोर्स आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2, टी साइन डी थीटा बाई 2। तो टोटल फोर्स बेटा जो टी टी जब डी थीटा के एजेस पे लग रहे हैं, तो टोटल फोर्स क्या जा रहा है बेटा, 2t साइन डी थीटा बाई 2। जो साइन डी थीटा बाई 2 बेटा, साइन ऑफ छोटा इज छोटा, साइन ऑफ वेरी छोटा इज वेरी छोटा, तो बेटा 2t डी थीटा बाई 2 जो बन जाता है टी डी थीटा। क्या बन जाता है प्यारे बच्चों, टी डी थीटा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूँ, है ना। कोशिश मैं पूरी कर रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को समझा पाऊं। हालांकि आप मेरे सामने नहीं बैठे, नहीं तो हम मतलब आपके एक्सप्रेशन देख के भी समझे, लेकिन अभी बस आपको बेटा खुद से ही समझना होगा, है ना। और बेटा कामयाब होना है तो बेटा कोशिश करिए, ताल में ताल मिलाए रखिए, एक एक लाइन समझिए, एक एक लाइन नोट करिए। एक लाइन आपने सुनी, एक लाइन समझी, उसको नोट करिए, पॉज करिए स्क्रीन को, जल्दीबाजी नहीं करिए, है ना। नोट करने के 2-3 फायदे, आपका दिमाग भी वहीं टिका रहेगा, है ना। और बाद में आप नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं बड़े आराम से। पूरी वीडियो को रिवाइज करना मे टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो बेटा मैंने बस आपको ना ये पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये समझा दी कि सेंटर की तरफ को फोर्स आ रहा है टी डी थीटा, उसके बाद m मास है 2 पाई एंगल का, तो 1 एंगल का m बाई 2 पाई डी थीटा का ही है, बस m ओमेगा स्क्वायर आर, बस खत्म। डी थीटा काटो, m ओमेगा स्क्वायर आर बाई 2 पाई। काम की बात यह है कि अगर फोर्स F लग रहे हो, डी थीटा की एजेस पे लग रहे हो, तो सेंटर की तरफ को फोर्स आता है F डी थीटा। बोलो आया, आया सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लग रहा है आज भी ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं। तो फटाफट से ऐसा करते हैं बेटा, लेक्चर्स को ना बहुत ज्यादा लेंदी नहीं रखना चाहता हूं, ताकि पर्टिकुलर 1-2 लेक्चर्स हैं बस जो थोड़े से आपको हो सकता है सरफेस टेंशन में डिफिकल्ट लगे, बाकी तो आगे बिल्कुल नॉर्मल है। क्वेश्चंस तो ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल मक्खन, बहुत ध्यान से समझेंगे, पक्के से अच्छे से क्लियर कर देंगे हम आपको चीज। चलिए आइए देखिए प्यारे बच्चों, अब कंडीशन कहती है ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है, ये R1 रेडियस है, ये R2 रेडियस है, और मैंने बहुत छोटा सा पोर्शन लिया था R1 d थीटा 1, ये d थीटा 1 एंगल सबटेंड करा था, ये d थीटा, R2 d थीटा 2, R1 d थीटा 1, R2 d थीटा 2, R1 d थीटा 1, 1 2 की डंडी ऐसी ना, R2 d थीटा 2, R1 d थीटा 1। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये R1 d थीटा 1 हो गया, ये जो चीज है। तो ये d थीटा 2 की एजेस पे मान लो ये जो है ये d थीटा 2 है और रेडियस R2 है। जब मैं इधर से ऊपर से देखूंगा तो मेरे को क्या होगा, d थीटा 2 दिखाई देगा और R1 d थीटा 1 स्ट्रेट लाइन होगी, वो उसका पॉइंट दिखाई देगा। आप फील कर पा रहे हैं, छोटा सा आर्क लेंथ एक लाइन की तरह होता है। तो R1 d थीटा 1 यहां पे जो फोर्स आ रहा होगा वो TR1 d थीटा 1, मैं मान ले रहा हूं कि ये ड्रॉप है, तो एक सरफेस है, TR1 d थीटा 1 फोर्स आ रहा होगा, TR1 d थीटा 1 फोर्स आ रहा होगा।
करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है भैया। TR1 d थीटा 1, TR1 d थीटा 1, ये फोर्स आ रहा होगा, करेक्ट है ना। ये फोर्स आ रहा होगा प्यारे बच्चों, है ना, ये फोर्स आ रहा होगा, और ये d थीटा, और ये d थीटा 2 की एजेस पे आ रहा है। तो बेटा देखो, अगर फोर्स F था d थीटा की एज पे, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ क्या था, F d थीटा। तो यहां क्या हो जाएगा, नेट फोर्स सेंटर की तरफ को यहां पे क्या हो जाएगा, TR1 d थीटा 1, ये हो गया फोर्स F d थीटा 2। और बेटा देखो, ये तो TR1 d थीटा 1 तो इस वाले पे था, और d थीटा 1 की एजेस पे यहां पे R2 d थीटा 2 आ रहा होगा, यहां पे R2 d थीटा 2। अब साइड से देखूंगा तो क्या दिखाई देगा, d थीटा 1। जगह थोड़ी कम बची है, थोड़ा सा इसको परे करते हैं, यहां जगह थोड़ी बच नहीं रही है। साइड से देखूंगा प्यारे बच्चों तो ये d थीटा 1 है। तो d थीटा 1 अगर ये है, तो ये R2 d थीटा 2, ये R2 d थीटा 2, TR2 d थीटा 2 फोर्स आएगा, TR2 d थीटा 2 फोर्स आएगा। आसान, R2 d थीटा 2 तो TR2 d थीटा 2, R2 d थीटा 2, TR2 d थीटा 2, और ये d थीटा 1 की एजेस पे, तो सेंटर की तरफ को नेट फोर्स क्या हो जाएगा, TF d थीटा होता है, TR2 d थीटा 2 ये हो गया फोर्स, और d थीटा 1 की एजेस पे तो सेंटर की तरफ हो गया टोटल फोर्स। तो टोटल फोर्स सेंटर की तरफ को क्या बन जाएगा, TR2 d थीटा 2 के कारण TR2 d थीटा 2 इंटू d थीटा 1, और TR1 d थीटा 1 के कारण TR1 d थीटा 1 इंटू d थीटा 2। तो टोटल फोर्स सेंटर की तरफ को आ गया TR1 d थीटा 1 इंटू d थीटा 2 प्लस TR2 d थीटा 2 इंटू d थीटा 1। ये सेंटर की तरफ को टोटल फोर्स आ गया, और ये किसके बराबर कर देंगे बेटा, टोटल एरिया कितना हो गया, R1 d थीटा 1 R2 d थीटा 2, R1 d थीटा 1 R1 d थीटा 1 R2 d थीटा 2, R1 d थीटा 1 R2 d थीटा 2। तो R1 R2 d थीटा 1 d थीटा 2 डेल्टा P इंटू है उस तरफ को है, और कुछ F d थीटा दो तरफ से जो आ रहा है वो इस तरफ है। तो डेल्टा P इंटू R1 R2 d थीटा 1 d थीटा 2, जब उधर लेके जाएंगे तो डेल्टा P की वैल्यू क्या बन के आ जाएगी बेटा, डेल्टा P बन के आ जाएगा T 1/R1 प्लस 1/R2, और अगर यही होता बबल तो डेल्टा P हो जाता डबल 2T 1/R1 प्लस 1/R2। साफ लिख भाई, साफ लिख, T 1/R1 प्लस 1/R2। आया भैया, नहीं आया बेटा, कल भी सिखाया था, आज फिर सिखा दिया है। कोशिश करिए, ध्यान से देखिए, चीज पक्के से क्लियर करके रहेंगे, है ना बेटा। ये ना ऐसी चीजें ना, ये जो विजुलाइज करना पड़ता है, ये आपके पास एक मौका आता है कि आप अपनी सोच को बेटा इंप्रूव कर लें। आप अपनी अगर सोचने की क्षमता बढ़ा पाएंगे ना, अगर आप विजुलाइज कर पाएंगे चीजें, बस समझिएगा IIT से दूरी आपकी घटती जा रही है। जितना आप सोच पाएंगे चीजें, उतना आप IIT के ज्यादा नजदीक पहुंचते जा रहे हैं, है ना। तो IIT के नजदीक पहुंचने का बेटा तरीका एक ही, बस सोचने का जहां मौका मिले बेटा वहां कोशिश करिए, इमेजिन करिए चीजों को, विजुलाइज करने की, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आई होप बेटा ये समझ में आया होगा। इसी तरीके का वैसे एक और सरफेस भी होता है, वैसे एंटी इलास्टिक सरफेस, है ना। ऐसा करते हैं बच्चों, उसको भी देख लेते हैं ताकि चीज अच्छे से क्लियर हो जाए। हालांकि आज क्वेश्चन एक ही हुआ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए, है ना। चीजें तो हल्के हल्के डेवलप हो ही जाएंगी, है ना। तो ऐसा करते हैं, एंटी इलास्टिक सरफेस एक और बचा हुआ था। जब ये दोनों R1 R2 सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही तरफ होते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिन इलास्टिक सरफेस। क्या बोलते हैं, सिन इलास्टिक सरफेस, सिन इलास्टिक जब दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर एक तरफ, एंटी इलास्टिक जब अपोजिट साइड होते हैं। ऐसा करते हैं, उसको भी समझ लेते हैं ताकि टॉपिक पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। हालांकि मैं बस आपको ये कहूंगा, ये पर्टिकुलर टॉपिक का फॉर्मूला भी मालूम हो तो भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप विजुलाइज कर गए तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है IIT के एग्जाम में, डेफिनेटली, इसमें मेरे को बिल्कुल डाउट नहीं। तो इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि एक भी चीज छोड़ना नहीं चाहता हूं। इन जनरल वैसे आप देखेंगे तो मेरे को ये बोलना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऑनलाइन में कुछ चीजें हम लोग ना स्किप कर जाते हैं, है ना। इन जनरल लोग स्किप कर जाते हैं, मैं भी कर सकता हूं, लेकिन बेटा हम लोग मतलब दक्षिणा ई क्लासरूम बेटा एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम बेटा टारगेट बस यही लेके चल रहे हैं कि कंप्लीट एजुकेशन दे रहे हैं। मतलब कोशिश करें कि चीजें आपको बहुत कायदे से क्लियर करें, जो जो चीज कराएं वो बिल्कुल परफेक्टली आपको समझ में आ जाए। मतलब जितना रिक्वायर्ड IIT के लिए वो आपको कंप्लीट पूरा मसाला दिया जा रहा है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, है ना, थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्ट लगे, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेहनत करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं एंटी इलास्टिक सरफेस।
दो कांच की प्लेट ना बहुत पास में ले आओ ना, दो कांच की प्लेट को अगर बहुत पास में ले आओ ना तो शेप पता है आपने देखो चिपक जाती है, कभी कभी छुड़ाने में बहुत आफत होती है उनको। इसे दे रखा है कांच की प्लेटों को चिपका हुआ, तो उसके अंदर कुछ लिक्विड की शेप ऐसी आ जाती है कि एक का सेंटर ऑफ कर्वेचर बाहर को होगा और दूसरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर अंदर को है। मैं इसको C1 कहता हूं, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ R1 और सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ R2। तो यहां पर एक्सेस प्रेशर पता क्या निकल के आता है, ड्रॉप के लिए रट लेंगे। अगर आपको समझ में, अगर आप खुद डिराइव कर सकते हैं कर लीजिए, मेरे को नहीं आता। तो इस केस में जो डेल्टा P आएगा बेटा देखो, इधर को प्रेशर P1 है, इधर को प्रेशर P2 है, तो P1 माइनस P2 जो इस साइड पे एक्सेस प्रेशर है, हो सकता है इधर एक्सेस प्रेशर मेरे को पता ही नहीं है, मैं इसलिए P1 माइनस P2 कर रहा हूं। पॉजिटिव आ जाएगा मतलब इधर प्रेशर ज्यादा है, नेगेटिव आ जाएगा मतलब P2 ज्यादा, तो P1 माइनस P2 आ जाएगा T1/R1 माइनस 1/R2। अगर आप डिराइव कर लेके आते हैं तो इसका मतलब आप अल्टीमेट तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, और अगर डिराइव नहीं कर पाते रट लेते हैं तो भी आप अच्छी पढ़ाई कर मतलब, लेकिन रटना बहुत। ये किसके लिए हो गया, ड्रॉप के लिए। ये किसके लिए हो गया, ड्रॉप के लिए। इसको बोलते हैं एंटी इलास्टिक सरफेस। हाँ क्या है, शेप समझ में नहीं आ रही, मतलब आप समझ लो कि ये है अक्षय है, अक्षय को बिठाया हमने, वो जो टायर बाहर को निकला था उसको हमने ऐसे कर दिया, ऐसी शेप दे दी, मतलब याला रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 तो ऐसे अंदर को आ रहा है सेंटर, और R1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर बाहर को आ गया। R1 का रेडियस ऑफ कर्वेचर बाहर को, वैसे बड़ा अजीब सा लगेगा मेरे अक्षय, आप समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। ये हो गया यार, ये चीज हो गई। वैसे एक्चुअली क्या है, ये अक्षय की यहाँ पे छाती खत्म हो रही है और ये पेट चालू है। अच्छा ठीक है, अच्छा प्लीज बात नहीं, ऐसे हंसना नहीं। तो बेटा P1 माइनस P2 क्या है, T1/R1 माइनस 1/R2 इन केस ऑफ ड्रॉप, इन केस ऑफ ड्रॉप। और बबल के केस में क्या है बेटा, बता दो जरा दुनिया वालों। P1 माइनस P2 क्या है, 2T1/। बेटा मैं आपको ईमानदारी की बात बताऊं, मतलब मेरा भरोसा मानो, इसको नहीं भी डिराइव करोगे कोई नुकसान नहीं, कोई पैसे खत्म नहीं होगा। कर लोगे तो हाँ डेफिनेटली ये आपको पता लग जाएगा कि आप विजुअलाइज, मेरे को पता लग जाएगा बहुत अच्छा कर लेते हो। करने के लिए करना क्या, अगर मैं आपको बताऊं तो मतलब एक ही लाइन में बड़े आराम से बता सकता हूँ। d(θ2) की एजेस पे R2 d(θ2) पे जो फोर्स आएगा ना बेटा, R2 d(θ2) पे वो d(θ1) की एजेस पे आएगा, बाहर को आएगा। T(R2 d(θ2) into d(θ1) बाहर को आएगा। R2 d(θ2) ये अब जो R1 है वो ऐसा है, तो वो d(θ1) इधर को फोर्स आ रहा है, T(R2 d(θ2) T(R2 d(θ2) ऐसे है, into d(θ1) बाहर को जाएगा। और T(R1 d(θ1) जो आएगा, R1 d(θ1) पे आएगा, वो d(θ2) की एजेस पे आएगा, वो T(R1 d(θ1) into d(θ2) अंदर को आएगा। और डेल्टा P into R1 R2 d(θ1 d(θ2) अंदर को ही मान लो। बेटा ये डेरिवेशन है, अगर आपको डेरिवेशन नहीं आ रहा है, मैं आपको सच कह रहा हूं डेरिवेशन के पैसे है ही नहीं, क्योंकि आपसे कोई पेपर में ये नहीं कहेगा दम है तो डिराइव करके दिखा, कोई कह सकता है आपसे, है ना। तो बेटा और वैसे ही बेटा डेरिवेशन ना मतलब ये आम किताबों की बात नहीं है ना, तो ये नहीं है डेरिवेशन। हाँ इस पे क्वेश्चन आ चुका, एक बार नहीं कई बार आ चुका, तो ये आपको रटा होना चाहिए। T1/R1 माइनस 1/R2 T1/R1 माइनस 1/R2। और सेम इलास्टिक मतलब जब दोनों के दोनों R1 R2 सेम डायरेक्शन में, जब R1 R2 दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर एक ही मतलब एक ही साइड में, तो उसमें क्या होता है बेटा, एक्सेस प्रेशर क्या होता है बेटा, T1/R1 प्लस 1/R2 और 2T1/R1 प्लस 1/R2। और जब अपोजिट साइड में होता है P1 माइनस P2 क्या होता है, T1/R1 माइनस 1/R2 और 2T1/R1 माइनस 1/R2। जिस तरफ को पहले प्रेशर लिखा P1 माइनस P2, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी उसी का ही पहले लिखना है, जिसका पहले प्रेशर उसका पहले रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसका प्रेशर उसका रेडियस, बाद में जिसका प्रेशर बाद में उसका रेडियस। इस तरफ का प्रेशर लेंगे, इस तरफ का सेंटर, इस तरफ का रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंगे। बोलो आया यार। आज हमने पढ़ लिया
जो एक्सेस प्रेशर होता है ड्रॉप के अंदर वो 2T/R होता है, बबल के अंदर स्फेरिकल बबल के अंदर होता है 4T/R, सिलिंड्रिकल ड्रॉप अगर होगी तो T/R, सिलिंड्रिकल बबल होगा तो 2T/R, है ना प्यारे बच्चों। ये हमने पढ़ लिया। और हमने पढ़ लिया कि अगर दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगे, जैसे अगर आटे का हमने पेड़ा बनाया, स्फेयर बनाया और दबा दिया, तो ये वाला रेडियस थोड़ा बड़ा हो जाएगा और ऐसे थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। तो बेटा जो प्रेशर, एक्सेस प्रेशर आएगा, जो परपेंडिकुलर रेडियस है, ये वाले को 1 बोला मैंने और ये वाले रेडियस को 2, है ना। जैसे आटे को दबा दें तो इधर से बड़ा हो जाएगा, इधर से रेडियस थोड़ा छोटा हो जाएगा, है ना। तो बेटा ये वाला जो रेडियस अगर ये 1 है और ये दो परपेंडिकुलर कोई भी रेडियस अगर R1 R2 है, दो परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर R1 R2 है, तो अंदर एक्सेस प्रेशर होता है 2T 1/R1 + 1/R2 अगर बबल है, और T 1/R1 + 1/R2 अगर ड्रॉप है। अगर ड्रॉप है तो T 1/R1 + 1/R2 और 2T 1/R1 + 1/R2 अगर बबल है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बस ये कहना चाह रहा हूं, ये पर्टिकुलर डेरिवेशन अगर नहीं भी क्लियर होगा तो भी सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, पर अगर क्लियर होगा तो मैं आपको ये श्योरिटी दे सकता हूं बेटा, आपको कहीं ना कहीं ऐसी चीजें काम आएंगी। एग्जामिनेशन बेटा, जो आपका जेईई एग्जामिनेशन है ना बेटा, वो चेक करता है इन सब चीजों को कि कितना आप सोच पाते हैं। तो कोशिश करिए ऐसे डेरिवेशंस को बिल्कुल अच्छे से कर डालिए, बिल्कुल अच्छे से कोशिश करिए उनको विजुअलाइज करने की, है ना। आज जरूर क्वेश्चंस नहीं करा पाए हो, कल के लेक्चर में हम आगे कहानी बढ़ाएंगे और इसी टॉपिक से ही स्टार्ट करूंगा जो आज लास्ट टॉपिक आपको पढ़ाया गया है ना, जब रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 और R2 होंगे। आई होप प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा, है ना। नहीं तो बेटा आप 1-2 बार रिवाइंड करें और दोबारा देखें, पक्का समझ पाएंगे। तो बेटा पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, कीप वर्किंग हार्ड, ऑल दी बेस्ट।